जिला अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 150 विद्यालय लिपिक एवं 10 विद्यालय परिचारी के पदों पर कुल 160 चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी, विधायक बेनीपुर विनय कुमार चौधरी, विधायक केवटी मुरारी मोहन झा, महापौर अंजुमारा, उप महापौर नाजिया हसन, जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि आज आपके लिए हर्ष का दिन है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में योगदान दे रहे हैं सभी अभ्यर्थियों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्य के निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को उनकी सरकारी सेवा में नई यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री सह नगर विधायक संजय सरावगी, बेनीपुर विधायक विनय कुमार चौधरी एवं केवटी विधायक मुरारी मोहन झा विशेष रूप से उपस्थित रहे और अपने प्रेरणादायक संबोधन से नवनियुक्त कर्मियों का उत्साह वर्धन किया। वहीं संजय सरावगी ने अपने संबोधन भाषण में कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को एक नई आशा एवं संबल प्रदान करती है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों से कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन के साथ कार्य करने की अपील की। वहीं विधायक विनय कुमार चौधरी ने इस प्रक्रिया को मानवता से जुड़ा कदम बताया और शिक्षा विभाग को धन्यवाद दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमावली के आधार पर किया गया। वहीं विधायक मुरारी मोहन झा ने नवनियुक्त कर्मियों को शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग बताते हुए उन्हें बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्णानंद सदा, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधक सलीम अख्तर, डीपीओ शिक्षा माध्यमिक नवीन कुमार, पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। दरभंगा डीएमसीएच ऑडिटोरियम से सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। सरकारी सेवक सिंबॉलिक से पहले हम लोगों ने बांट दिया था। सिंबॉलिक आपके हाथों से हमारे सभी अभ्यर्थी को मिल गया, यही सर हम जानते हैं। संपूर्ण विभाग, संपूर्ण आप सब जरूर फोटो खिंचा लीजिएगा। यह स्मृति का दिन फिर में आएगा लौट के। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में 19 अगस्त को 5353 नियुक्ति पत्र एक वितरण समारोह में किया। उन्होंने ये भी निर्णय किया कि जिले में जिनकी अनुकंपा पर नियुक्ति हुई है उनका जिला पर उनको नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा, जिसके कारण पूरे बिहार में दरभंगा में थोड़ा विलंब हुआ, कुछ समस्याएं थी, लेकिन आज बड़ा दिन यह है। लगभग कितने लोग 160 लोगों को यह नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। वो भी सभी शिक्षा विभाग के लोग हैं और बहुत साल से लोगों का इंतजार था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरे बिहार में एक साथ अनुकंपा पर नियुक्तियां होगी। और बड़ा दिन आज दरभंगा के उन लोगों के लिए जिनके परिजन शिक्षा विभाग में काम करते थे और उनके पाल्यों को अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं हुई थी, लेकिन आज उनको नियुक्ति पत्र मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में बड़ा काम हुआ है। हम लोग को ध्यान है +2 विद्यालय प्रखंड में 1-2 +2 विद्यालय हुआ करते थे, कहीं 2 कहीं 3 जिला मुख्यालय पर कुछ विद्यालय थे भी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि राज्य के प्रत्येक पंचायतों में +2 की पढ़ाइयां होगी, वो भी सरकारी स्तर पर। और 8200 कुछ पंचायतें पूरे बिहार में है और आज प्रत्येक पंचायतों में राज्य में +2 सरकारी विद्यालय है, जिसमें उस पंचायत के बच्चे आज शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं। भवनों का निर्माण हुआ, वो पुष्कर बड़ी संख्या में वहां उपलब्ध कराए गए, बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहालियां हुई और जो शिक्षक की पंचायतों में बहाली हुई आज वो लोग मेधा परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक के रूप में पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानाध्यापकों की बहाली, आगे भी बहाली लगातार शिक्षा विभाग में होने वाली है। आपको नियुक्ति पत्र मिला है, लेकिन आपकी जवाबदेही यही होगी कि जिन विद्यालयों में या जिन कार्यालयों में आपकी नियुक्ति हो रही है, जरूर वहां उन विद्यालयों में शिक्षा दीक्षा अच्छी तरीके से हो, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
इतना बड़ा बिहार का सबसे बड़ा बजट शिक्षा विभाग का ही बजट है। और जो भी लोग हैं, आप हो, कितना लाखों लाख लोग शिक्षा विभाग के अधिकारी हो के शिक्षक हो, उन सब की जवाबदेही यही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वह शिक्षा निश्चित रूप से बच्चों को मिलनी चाहिए और मिल भी रही। आज प्रत्येक जिला में शिक्षा भवन है, बड़े बड़े उसमें हॉल है जहां वहां परीक्षाएं होती है। और आज वो दिन लद गया जब महीनों महीनों इंतजार करना पड़ता था परीक्षा फल के लिए। आज इंटर की परीक्षा हो कि मैट्रिक की परीक्षा हो, एग्जाम होने के तुरंत बाद परीक्षा फल भी होता है और तुरंत वो आगे पठन पाठन भी करते हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि पूर्व से ही बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, आज उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप आज से सरकारी कर्मी होकर अपने अपने विद्यालयों में, शिक्षा विभाग के कार्यालयों में आपका पोस्टिंग हो रहा है। जरूर आपका लक्ष्य होना चाहिए कैसे उन स्थानों पर शिक्षा की चिंता हो। अगर आप विद्यालयों में हैं तो उन विद्यालयों में कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, ये जरूर सबकी चिंता होनी चाहिए। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, आज से आप एक जिंदगी के अलग अध्याय में एंटर कर रहे हैं और आपको एक सरकारी सेवा में अब्जॉर्ब किया जा रहा है। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत दिन से प्रतीक्षित था, हमें बताया गया कि 2015 में जब से पहले भी जिसकी मृत्यु हुई थी उसकी भी अनुकंपा में नियुक्ति नहीं हो पाई, क्योंकि अनुकंपा में नियुक्ति का जो समिति होता है हमारी दक्षता में, हम लोग दूसरा तो कर देते थे जिस विभाग का आता था, लेकिन उस विभाग में रिक्ति रहता था तभी हो पाता था। और रिक्ति के अभाव में अनुकंपात्मक नियुक्ति की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका नियुक्ति हो नहीं रहा था। फिर बहुत सारे पद का सृजन किया गया और सृजित पद के आधार पर संकल्प बिहार सरकार का निकला। उसके आलोक में आज यह प्रक्रिया पूर्ण हुई है और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इतनी देर समय से आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वो प्रतीक्षा आपकी पूर्ण हो रही है, खत्म हो रही है और आपको आज नियुक्ति पद वितरण किया जा रहा है और कल से आप सरकारी सेवा में रहेंगे। इसके लिए मेरी तरफ से विशेष शुभकामनाएं आपको। जैसा कि आज जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया, हम लोग 277 में मात्र 160 लोगों को अभी दे पा रहे हैं जो सही मानकों पे सही निकले हैं। उसके अलावा 3-4 कैटेगरी और है जिसमें कुछ 20-25 लोग का जो उम्र है वो निर्धारित कैटेगरी में जो निर्धारित जो उम्र सीमा होती है उससे ज़्यादा है, जिसको उम्र शांत कराने के बाद ही उनको नियुक्ति पद दे सकते हैं। तो वैसे करीब 20-22 मामले हैं। तो उम्र शांति के लिए हम लोगों ने कमिश्नर साहब को या विभागीय हेड होते हैं उनको भेजते हैं, तो उनको भेजेंगे और अगर उम्र शांत की स्वीकृति मिल जाती है तो उनको भी नियुक्ति पत्र वितरण होगा, कर दिया जाएगा। तो ये पहला कैटेगरी है और ये जो जीएडी का गाइडलाइन है, समान प्रोत्साहन गाइडलाइन, को हम लोग वायलेट नहीं कर सकते, इसलिए उससे जरूरी है। इसमें आपकी गलती नहीं है, नियुक्ति लेट से हुआ है तो आपकी उम्र बढ़ती गई और निर्धारित समय सीमा से ऊपर हो गई। इस बात का उल्लेख करते हुए हम लोग कमिश्नर साहब को अनुसंधान किए हैं। तो अगर स्वीकृति मिल जाएगी तो हम लोग उनका भी वितरण हम लोग करवा देंगे। दूसरा कैटेगरी नियुक्ति में होता है कि मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष के अंदर ही आपको आवेदन देना होता है। 5 वर्ष के बाद कोई आश्रित आवेदन देता है तो स्व मोर्च से स्वीकृत हो जाता है। तो वैसे करीब 20-22 लोग मिले हैं हमको जिनके पिता या माता जो भी हैं उनकी मृत्यु जब हुई थी अभिभावक, उस डेट से 5 वर्ष के बाद आवेदन दिया गया है। इस संबंध में भी चूंकि ये गाइडलाइन है सामान्य प्रशासन विभाग का, इसको भी वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो वैसे 20-22 लोग के लिए भी हम लोग जीएडी को पत्र लिखे हैं इस संबंध में, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है गाइडलाइन, लेकिन कंपार्टमेंट में नियुक्ति में नियम है, इसलिए नियम को वायलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनके लिए भी मार्गदर्शन मांगा गया विभाग से, ताकि अगर मार्गदर्शन आएगा तो उनको भी हम लोग नियुक्ति पद दे पाएंगे। वैसे आज सभी मानकों भी उनका ओके है। तो 20-22 लोग ऐसे बचे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे बचे हुए हैं परिचारी और लिपिक में जिनकी जो शैक्षणिक योग्यता है 45% रहना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा कम है। इस संबंध में ऑलरेडी शिक्षा विभाग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा गया है और जैसे ही पत्र आएगा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग को तो हमें प्रेषित होगा,
तो वैसे कई 10-12 लोग हैं जो उनका नियुक्ति पत्र रोका गया है, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता जो चाहिए इस नियुक्ति के लिए वो नहीं है उनके पास, तो वो आएगा तो उनका भी वितरण करेंगे। इसके अलावा जो चौथा कैटेगरी है, जो करीब 35-36 लोग जो है काउंसलिंग की तिथि के दिन काउंसलिंग देने नहीं आए, लगातार उनको फोन किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, फिर भी नहीं टर्न अप हुए। शिक्षा विभाग का निर्धारित समय था, उसके बाद हमने भी एक अवसर दिया कि एक बार जो नहीं आए हैं उनको बुला के एक बार काउंसलिंग करा लीजिए, तो करीब 12-13 लोग आए थे, बाकी लोग नहीं आ पाए। तो वैसे लोगों को, क्योंकि हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सके, हमने अपने प्रोसीडिंग में लिखा है कि विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए, विभाग से अगर दूसरी तिथि निर्धारित होती है फर्दर तो उनको काउंसलिंग का अलग अवसर दिया जाएगा अगर सरकार निर्णय लेता है। तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं जो जिनका अभी अवेटिंग है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, तो वो जैसे ही निराकरण होगा उन लोगों को भी हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण करवाएंगे। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना की ओर से रविवार को दरभंगा जिला स्कूल परीक्षा केंद्र पर परिवहन विभाग बिहार सरकार में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा पूरे बिहार राज्य में एक साथ आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में परीक्षार्थियों ने भाग लिया। इस परीक्षा का महत्व इस कारण से भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रवर्तन अवर निरीक्षण का पद पुलिस व्यवस्था से सीधे जुड़ा हुआ है। इसका काम सड़क सुरक्षा, परिवहन कानूनों का पालन और अपराध नियंत्रण में सहयोग करना होता है। ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की ईमानदारी, अनुशासन और बौद्धिक क्षमता की कड़ी जांच की जाती है। आयोग की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ तक कि साधारण पेन और पहचान पत्र ही उनके पास रहने की अनुमति थी। इसके अलावा परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र और मान्य पहचान पत्र दिखाने के बाद ही परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी तत्काल रद्द करने का भी प्रावधान था। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से परीक्षा केंद्रों के बाहर से लेकर भीतर तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। केंद्र के गेट पर तलाशी के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया गया। परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कैमरों की निगरानी में परीक्षा कराई गई। यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम है जो पुलिस सेवा में जाकर समाज की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का सपना देखते हैं। प्रवर्तन अवर निरीक्षण का पद न सिर्फ नौकरी का अवसर है, बल्कि युवाओं को समाज में योगदान देने और सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में जिम्मेदारी निभाने का भी मौका देता है। कुल मिलाकर दरभंगा जिला स्कूल परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से यह परीक्षा संपन्न हुई और परीक्षार्थियों में सफलता को लेकर उत्साह और तनाव दोनों देखा गया। हमारे बीटीएन न्यूज के संवाददाता ने कुछ परीक्षार्थियों से बात की। उन लोगों ने कहा कि अच्छी वातावरण में परीक्षा ली गई है और उन लोगों को उम्मीद है कि इन परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। जिला स्कूल परीक्षा केंद्र के पास से सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन। परीक्षा हुआ है अभी तो बिहार एसआई का इन्फोर्समेंट वाला हुआ है। कैसा परीक्षा गया है? एग्जाम तो ठीक ठाक गया, जिस हिसाब से क्वेश्चन का था, बट करेंट का थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा था। कौन सा परीक्षा केंद्र है? ये अभी तो जिला स्कूल है। ये कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? हम तो समस्तीपुर से आए हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ परीक्षा परिणाम होगा? एग्जाम आगे उम्मीद है जिस हिसाब से बनाए हैं होना चाहिए, देखिए आगे। ये कैसा परीक्षा? मधुबनी से आए हैं। अच्छा, कैसा परीक्षा रहा? परीक्षा ठीक ठाक रहा, क्वेश्चन का स्तर भी ठीक ठाक था। कौन सी परीक्षा ली गई है? ESI 35 क्वेश्चन है। ये है अवर निरीक्षक के पद। पहली बार दिया है? पहली बार परीक्षा दिया है? आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों को लेकर प्रेक्षागृह दरभंगा में प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण सत्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित हुई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 78 से 82 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन प्रबंधन, मतदान केंद्र प्रबंधन, भौतिक सत्यापन एवं सुनिश्चित सुविधा, रूट चार्ज, मतदाता प्रबंधन, भेद्यता मानचित्रण, दिव्यांगजन मतदाता के लिए रैंप का निर्माण, बिजली की व्यवस्था, शौचालय, पेयजल एवं ईवीएम वीवीपैट के बारे में जागरूकता, मतदाताओं के अधिकारों के बारे में विशेष जानकारी देना है, मतदाताओं को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी, मतदान केंद्रों का स्थान परिवर्तन, मतदान सूचना पर्चियों का वितरण और
1950 हेल्पलाइन का प्रचार प्रसार के संबंध में विस्तृत जानकारी विशेष प्रशिक्षण में पीपीटी के माध्यम से दिया गया। सुरेश कुमार, उप निर्वाचन अधिकारी दरभंगा ने पीपीटी के माध्यम से सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को सभी बिंदुओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा, रैंप, बिजली, शौचालय, पेयजल पहुंच पथ आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सभी सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के साथ समन्वय कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया। वहीं कौशल कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा के सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को सभी मतदान केंद्र का निरीक्षण और मतदाताओं से फीडबैक लेने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वल्नरेबल वैधता अर्थात मतदान में बाधा उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों को पूर्व से ही चिन्हित करना सुनिश्चित करे और सूचना भी संग्रहण करे। उन्होंने कहा कि सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से सभी मतदान केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण कर ले। दोनों बेहतर समन्वय के साथ निष्पक्ष, स्वच्छ, भय रहित, पारदर्शी मतदान करना भी सुनिश्चित करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने सभी सेक्टर पदाधिकारियों को निर्वाचन कार्य में संवेदनशीलता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अनुरूप सभी तैयारियों को समयबद्ध व प्रभावी ढंग से पूरा करने का प्राथमिकता बिना सुनिश्चित करेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने क्रिटिकल मतदान केंद्रों को पूर्व से ही चिन्हित कर लेने का निर्देश सभी सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को दिया। उन्होंने सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्य करने एवं संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने को कहा। उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार ने सभी पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को कहा कि 1200 से अधिक मतदाता के आधार पर मतदान केंद्र बनाया गया है। इसके संबंध में सभी मतदाता को जानकारी है कि नहीं सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि नए मतदान केंद्र के संबंध में सभी मतदाताओं को जानकारी देना है और बीएलओ के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। यदि माइकिंग करने की आवश्यकता है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी माइकिंग कराना सुनिश्चित करेंगे। 30 सितंबर को मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को हेल्पलाइन नंबर 1950 की जानकारी देने को कहा। उन्होंने कहा कि सेक्टर पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान केंद्र के 200 मीटर के क्षेत्र में किसी राजनीतिक दल उम्मीदवार का स्थायी कार्यालय न हो। मतदान केंद्रों पर भी 100 मीटर दूर में ही राजनीतिक दलों का अस्थायी कार्यालय होगा। सेक्टर अधिकारी को बताया कि गलती से भी कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण में सहायक समाहर्ता के परीक्षित उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। उसको डिवाइड कीजिएगा मतदान केंद्रों की संख्या से, वो उसका औसत हो गया। और औसत निकालने के बाद अगर किसी मतदान केंद्र में एएसडी वोटर का परसेंटेज अगर विधानसभा की औसत से ज्यादा है तो वो भी क्रिटिकल मतदान केंद्र की श्रेणी में आएगा। और 7वां है एबनॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वाले मतदान केंद्र। ये बहुत वेग चीज है, इसका हम लोग फायदा उठाते भी हैं। मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टि से उसको एबनॉर्मल घोषित करते हुए, चूंकि अधिक से अधिक देखिए क्रिटिकलिटी का निर्धारण का एक ही मतलब महत्वपूर्ण पहलू होता है कि अधिक से अधिक सीपीएफ फोर्स हमको मिले, ताकि उसके आधार पे हम लोग मतदान जो है शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करा सकें। तो क्रिटिकलिटी निर्धारण में आप लोग ध्यान में रखिएगा वही चीज कि छोटी मोटी भी घटना है तो उसको एबनॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर में रखते हुए उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारक हैं जो क्रिटिकलिटी का निर्धारण के लिए फैक्टर्स हैं। और इसके आधार पे फाइनली जो है डीएम सर और एसपी सर, पहले तो क्रिटिकलिटी का निर्धारण एसडीओ और एसडीपीओ करते हैं मिलकर के। विषय वस्तु है तो एसडीओ एंड एसडीपीओ आपके रिपोर्ट के आधार पे, वीडियोज के रिपोर्ट के आधार पे या फिर थाना के रिपोर्ट के आधार पे वो तैयार करते हैं और उसके आधार पे पुनः डीएम सर और एसपी सर मिलकर के उस रिपोर्ट को फाइनल करते हैं। क्लियर है? और फाइनल करने के बाद जब ऑब्जर्वर आते हैं नॉमिनेशन के मतलब कि लास्ट डे में ऑब्जर्वर लगभग चले आते हैं, सबसे मिल करके क्रिटिकलिटी का निर्धारण किया जाता है। उसमें एक और फैक्टर को जोड़ा जाता है, वो है कैंडिडेट्स वरी लिस्ट। उस समय तक चूंकि कैंडिडेट्स बैठक होती है और स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करके आरओ जो है उनके वरी लिस्ट को भी प्राप्त करते हैं आवेदन के रूप में।
कैंडिडेट्स अपना आवेदन देते हैं जिसमें वो मतदान केंद्र की सूची देंगे कि उनके वरीय लिस्ट में कौन कौन सा है। तो खासकर प्रतिद्वंदी जो कैंडिडेट का गांव वगैरह होता है उसको वो लोग या उसके प्रभाव क्षेत्र के जो भी गांव या मतदान केंद्र होते हैं उसको वो लोग अपने वरीय लिस्ट में शामिल करते हैं। तो कुल मिला के 8 कारकों के आधार पर क्रिटिकलिटी का निर्धारण किया जाता है। सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं? बताइए। कमांडिंग ऑफिसर्स को दे दी जाती है। इसके अतिरिक्त इस बार तो सारे मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। पहले ये व्यवस्था थी क्रिटिकल मतदान केंद्रों पे जरूर वेबकास्टिंग होगा, आइदर वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी की प्रक्रिया होगी। लेकिन अब सारे मतदान केंद्रों पे आयोग का ही निर्देश है, इलेक्शन कमीशन का, कि 100% मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग इस बार कराई जाएगी। पिछली बार लोकसभा में हम लोगों ने 50% मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग कराई थी। वीडियोग्राफी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वेबकास्टिंग हो ही रही है। माइक्रो ऑब्जर्वर भी डिप्यूट किए जाते हैं मतदान केंद्र पे, तो माइक्रो ऑब्जर्वर चूंकि ऑब्जर्वर के प्रतिनिधि होते हैं इसलिए वो तो डेफिनेटली डिप्यूट किए जाएंगे। साथ ही साथ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन शैल बी स्पेसिफिकली ब्रीफ टू इंश्योर दैट एपिक एंड अप्रूव्ड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। वैसे मतदान केंद्र जहां जो क्रिटिकल मतदान केंद्र की श्रेणी में आते हैं वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अलग से ब्रीफिंग की जाती है कि भाई आप लोग एपिक वगैरह का प्रॉपर वेरिफिकेशन करेंगे और जो भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप मतदान के लिए अलाउ करेंगे। क्लियर है? तो ये आपको रिमेडियल मेजर्स हैं क्रिटिकलिटी के। जो सहजानंद जी बता रहे थे आज 78 के स्थान और का 12:30 बजे से है और 79 गौड़ावरम के सेक्टर पदाधिकारी ईवीएम की ट्रेनिंग लेंगे। कितने बजे? 3:30 2:30 बजे से कि 3:30 बजे से, ठीक है। 78 के स्थान का है ईवीएम का ट्रेनिंग, केवल सेक्टर पदाधिकारी उसमें जाएंगे। और जैसा कि सर ने भी निर्देश दिया है उसमें सारे पहलुओं पर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईवीएम से संबंधित, ईवीएम के प्रचालन से संबंधित, ईवीएम के रिप्लेसमेंट से संबंधित, ईवीएम का जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उससे संबंधित। इसके बाद कल जो प्रोग्राम था सोमवार को 80-81 का था और 80-81 का डिफर होकर के वो 9 तारीख को। क्लियर है? 80-81 के सेक्टर ऑफिसर्स हाथ उठाएं। सुन रहे हैं आप लोग ना? आप लोगों का जो सेक्टर पदाधिकारी का ईवीएम वाला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 8 के बदले अब 9 हो गया और वो उसका टाइमिंग है आप लोग आपके सेक्टर ग्रुप में फिर से हम लोग शेयर कर देंगे। 82 का भी कल आ जाएंगे। 82 और 85 का कल है। 82 का फर्स्ट हाफ में है और सेकेंड हाफ में 85 का। अब आप लोग के जी सर, आज प्रशिक्षण दिया गया चुनाव को लेकर, क्या कुछ प्रशिक्षण दिया गया, किन लोगों को दिया गया? बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी के क्रम में सेक्टर का गठन पूर्व में ही किया जा चुका था और सेक्टर पदाधिकारियों का एकल प्रशिक्षण हो चुका था। लेकिन चूंकि अब सेक्टर पदाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति संबंधन हो गया है तो सेक्टर पदाधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों का ये प्रशिक्षण कल भी रखा गया था, कल 6 तारीख को, और आज भी 5 विधानसभा का 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौड़ावरम, 80 बेनीपुर, 81 आपको अलीनगर और 82 दरभंगा ग्रामीण का के सेक्टर पदाधिकारियों और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों का आज प्रशिक्षण था। इस प्रशिक्षण में सेक्टर पदाधिकारियों और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को मुख्य रूप से उनके दायित्वों और कर्तव्यों से अवगत कराया गया। उसमें उन्हें बताया गया कि उन्हें क्या क्या करना है, किस भूमिका में उनको कार्य करना है और किन बातों की सावधानी रखी जानी है। इसमें विशेष रूप से आज का जो प्रशिक्षण था उसमें होम वोटिंग, एब्सेंटी वोटिंग
एएमएफ का सत्यापन, मतदान केंद्रों का सत्यापन जो है, रूट चार्ट का निर्धारण, रूट चार्ट की मैपिंग और वल्नरेबिलिटी मैपिंग पे इन लोगों को आज हम लोगों ने प्रशिक्षित किया और डीएम सर ने और एसएसपी सर ने भी विधि व्यवस्था में जो इनकी भूमिका है इसके बारे में उन लोगों को विस्तार पूर्वक निर्देशित किया गया। और अगला जो प्रशिक्षण होगा फिर कब होना है? इसके साथ साथ हम लोग सेक्टर पदाधिकारियों के लिए अलग से विधानसभावार ईवीएम प्रशिक्षण भी रखे हुए हैं, जो कि 6 तारीख से ही प्रारंभ है। कल हुआ था, कल किसका हुआ था? ये 84 का, और आज जो है 5 कल था, 5 नहीं 72 और 79 का। इसी तरह से भी सभी 10 विधानसभाओं का जो है 10 तारीख तक प्रशिक्षण है। उसमें ईवीएम के प्रचालन और ईवीएम के रिप्लेसमेंट, ईवीएम से संबंधित जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। 8 तारीख को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा क्या सर? जी हाँ, 8 तारीख को भी प्रशिक्षण। उसमें क्या चीज़ का ईवीएम वगैरह का दिया जाएगा प्रशिक्षण? ईवीएम प्रचालन की प्रक्रिया, ईवीएम कैसे कनेक्ट किया जाता है, ईवीएम से कैसे वोटिंग की जाती है, साथ साथ में ईवीएम का अगर रिप्लेसमेंट होगा तो किस तरह से होगा, ईवीएम को ले जाने लाए जाने से संबंधित जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं, उससे संबंधित जितने भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं उसके बारे में। कितने बजे से ये प्रशिक्षण कल का जो है सर? ये आज भी है और 10 तारीख तक लगातार चलेगा। ये कल है 11 बजे से 1 बजे और उसके बाद फिर 3 बजे से 5 बजे है। आज जो प्रशिक्षण दिया गया चुनाव पदाधिकारियों, जो चुनाव में लगाए जाने वाले कर्मियों को, कितने लोगों को लगभग दिया गया प्रशिक्षण? आज लगभग 300 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया अभी ऑडिटोरियम में। सर अपना परिचय दें। मैं सुरेश कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के तत्वाधान में रविवार 7 सितंबर को 1 दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर स्थित जुबली हॉल कामेश्वर नगर में किया गया। मालूम रहे कि यह संगोष्ठी वर्तमान समय में शिक्षकेतर कर्मचारियों की दशा व दिशा विषय पर केंद्रित रही। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय फेडरेशन नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुजीत आरबी सिंह, बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के मुख्य संरक्षक गंगा प्रसाद झा सहित कई विश्वविद्यालयों के वर्तमान एवं पूर्व कुलपति, शिक्षाविद एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने मिलकर संगोष्ठी को गरिमामय बनाया और कर्मचारियों की भूमिका पर सार्थक विमर्श किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकेतर कर्मचारी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की लीड है। इनके बिना शिक्षा का सुचारू संचालन संभव नहीं है। वर्तमान समय में कर्मचारियों की समस्याओं, चुनौतियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर गंभीर चर्चा की गई। संगोष्ठी में यह भी कहा गया कि कर्मचारियों की दशा सुधारने और उनकी दिशा को सशक्त करने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षा व्यवस्था और भी सुदृढ़ बन सके। मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय परिवार तभी प्रगति कर सकता है जब शिक्षक, कर्मचारी और छात्र एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा। वहीं डॉक्टर सुजीत आरबी सिंह ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारी संगठनों की भूमिका पर प्रकाश डाला और एकजुट होकर आवाज उठाने पर बल दिया। इस संगोष्ठी में बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रतिनिधि, शिक्षक व छात्र उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान अनुशासन और गंभीरता बनी रही। संगोष्ठी का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जुबली हॉल से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज।
चीज नहीं होती। पहला तो ये है, बहुत सारे क्वेश्चंस इन लोगों ने कुलपति की तरफ किया है, इसका मैं जवाब सिलसिलेवार देना चाहता हूँ। मैंने वर्तमान कुलाधिपति महोदय से इस संदर्भ में मेरी बात हुई। मैंने एक पत्र भी उन्हें लिखा है जिसमें बताया है कि आउटसोर्स या एडहॉक अपॉइंटमेंट होने से क्या क्या दुष्परिणाम शिक्षण संस्थान को झेलना पड़ता है। अगर आप आउटसोर्स से लोग रखते हैं, कंपनियां बदलती हैं, आदमी बदलेंगे, जो ट्रेंड आदमी है वो अनट्रेंड होगा, फिर कंपनी को 10% का एक्स्ट्रा पैसा हमें देना पड़ता है। ये बिहार सरकार की ओर से ही है। एडहॉक अपॉइंटमेंट में अगर हम लेंगे तो वो प्रोसेस थोड़ा सा ठीक था विथ रिस्पेक्ट टू आउटसोर्स, लेकिन रिम्बर्समेंट उसमें वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। क्यों कि जैसा झा साहब ने बताया कि उन्होंने स्टैट्यूट बनाया, आप स्टैट्यूट जरूर बनाएं, अपॉइंटमेंट का पावर जरूर कुलपति को दें, लेकिन 35(2) में फाइनेंस बिहार सरकार की आती है। आप अपॉइंट कर देंगे, पैसा मिलेगा ही नहीं, इसलिए सभी का कोरिलेशन होना अनिवार्य होता है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी वाइस चांसलर है, ऑफकोर्स हम अपॉइंट करेंगे, 35(2) से सैलरी हम दे ही नहीं सकते हैं, तो वैसा अपॉइंटमेंट होना भी नहीं चाहिए और लोग को काम भी नहीं करना चाहिए विदाउट सैलरी। व्हाई दे विल डू द वर्क। तो चिट्ठियां दी गई हैं, आपके महासंघ के जो टॉप 5 मेंबर्स हो वो जाएं, महामहिम से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, रेफरेंस में कहेंगे लेटर हमारे BR1 BR2 में होगा, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा कि मिथिला विश्वविद्यालय से इस तरह की ओपनिंग के लिए चिट्ठी गई है, उसका जवाब क्यों नहीं है। ये समस्या है और वो कुलपति स्टैट्यूट से लिखने से सॉल्व नहीं कर सकता है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और महामंत्री और सभी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि और क्षेत्रीय मंत्री यहाँ मौजूद हैं और हमारे कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं वो सभी। आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले, 25 साल पहले जो छात्रों का स्ट्रेंथ था और कर्मचारियों का स्ट्रेंथ था, उससे कई गुना ज़्यादा छात्रों का स्ट्रेंथ बढ़ा है और कर्मचारियों का स्ट्रेंथ उतना ही घटा, चूँकि अवकाश प्राप्त कर गए। तो हर कॉलेज में 2, 4, 5, 10, 15, 20 इस तरह का जो है कर्मचारी बच गया है। बड़ा कॉलेज में कुछ वो कर्मचारी है और 2, 4, 5 हर कॉलेज में। इसी पर एक है चर्चा कि हमारे इंस्टीट्यूट में भी लिखा हुआ है कि कुलपति के अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके उसको किया जा सकता है। यही बात पर चर्चा करके हमने यहाँ रखा है कि आप सरकार से समन्वय बनाकर और आप जो है सो इसको कीजिए, और जिसमें कॉलेजेस में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, छात्रों का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कर्मचारी परेशान रहते हैं। तो ये एक बात आई और जो समस्याएं होगी वो हमारा कार्यशाला का सत्र 2 में होगा, उसमें ही चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार झा, क्षेत्रीय मंत्री। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देने के उद्देश्य से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना का विधिवत उद्घाटन किया और इसके प्रचार प्रसार के लिए 250 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर सभी जिलों के लिए रवाना किया। राज्य स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने के लिए जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दरभंगा में समाहरणालय स्थित अम्बेडकर सभागार में लाइव प्रसारण के माध्यम से योजना दिखाई गई और शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी 69 संकुल संघों से जुड़ी 200 से अधिक जीविका दीदियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रशासन द्वारा संवित रूप से किया गया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी कौशल कुमार, उप विकास आयुक्त स्वप्न, सहायक सहायता परीक्षित, जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर
ऋचा गार्गी, सभी प्रखंडों के बीपीएम और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जीविका दीदियों का कार्य उत्कृष्ट है और मुख्यमंत्री स्वयं उनके कार्यों की सराहना करते हैं। अब तक कई जीविका दीदियां लखपति दीदी बनी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से वे करोड़पति दीदी बनने की ओर अग्रसर हो सकती है। उन्होंने योजना के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि योजना से जुड़ी सभी महिलाओं को आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए सीधे जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजना में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी और यदि किसी भी स्तर पर नाजायज राशि की मांग की जाती है तो संबंधित कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने उपस्थित जीविका दीदियों से संवाद करते हुए उनसे योजना के प्रति फीडबैक लिया और कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने योजना की राशि का सही उपयोग करने की दिशा में आवश्यक निर्देश दिए। कार्यक्रम में शामिल जीविका दीदियों के चेहरों पर जबरदस्त खुशी और उत्साह देखा गया। योजना से मिलने वाले लाभों की जानकारी मिलने के बाद दीदियां बेहद उत्साहित दिखी और उन्होंने इसे अपने जीवन में आर्थिक आत्मनिर्भरता का सुनहरा अवसर बताया। कार्यक्रम में शामिल सलोनी देवी ने कहा, अब मैं अपना मनपसंद रोजगार शुरू करूंगी। पूंजी की कमी अब समस्या नहीं रहेगी। योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता से हम अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गार्गी ने योजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियों को विस्तार पूर्वक साझा किया। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, आवेदन प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी, मिलने वाले लाभ क्या होंगे और योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी सावधानियां व जिम्मेदारियां क्या है। डॉक्टर ऋचा गार्गी ने भी यह भी स्पष्ट किया कि योजना से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होगी और सभी महिलाओं को बराबरी से लाभ मिलेगा। उपस्थित जीविका दीदियों द्वारा पूछे गए सवालों और शंकाओं का उन्होंने बड़ी सरलता से समाधान दिया, जिससे दीदियों में आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने दीदियों को प्रेरित करते हुए कहा कि इस योजना का सही उपयोग करके वे अपने जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है और अपने परिवार व समाज में नेतृत्व की भूमि निभा सकती है। संचार प्रबंधक राजा सागर ने बताया, राज्य कार्यालय द्वारा महिलाओं तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए 10 महिला संवाद जागरूकता रथ भी उपलब्ध कराए गए हैं, जो जिले के विभिन्न सामुदायिक संगठनों में लघु चलचित्रों, लिफलेट व जागरूकता गतिविधियों द्वारा महिलाओं को योजना के लाभ, प्रक्रिया और नियमों से अवगत कराएंगे। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे बेहतर जिंदगी जी सकेगी। और हमने साइकिल योजना की शुरुआत और साइकिल खरीदने के लिए लड़कियों को पैसा दिया जाने लगा और लड़कियां साइकिल खरीदने लगी। जीविका जैसी पहल ने न सिर्फ महिलाओं को शिक्षित, उद्यमी और आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि समाज की सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिसे जीविका का नाम दिया गया। अब स्वयं सहायता समूहों की संख्या लगभग 11 लाख से अधिक हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या लगभग 1,40,00,000 से अधिक हो गई है। अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू कर दिया गया है, जिनकी संख्या बढ़कर 36,000 हो गई, जिससे लगभग 3,80,000 जीविका दीदी जुड़ी है। हम लोगों ने 6 मई विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उनका नाम हमने जीविका दिया। तो अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है। आज इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। तो सबसे पहले हम जीविका को ही देखते हैं, तो जीविका में महिला जुड़ी हुई है, तो मैक्सिमम परिवार तो जीविका से कवर हो जाता है। जो जीविका में नहीं जुड़े हुए हैं लोग, जीविका से नहीं जुड़े हुए महिलाएं, उनको भी जीविका में जोड़ने का आवेदन दिया जाएगा और कंडीशन है जोड़ के उनको लाभ दिया जाएगा। ये सर्वप्रथम हम चाहते हैं कि यहाँ पे करीब कितने ग्रुप हैं, तो मोटिवेट करना है। प्रखंड में जाएंगे और प्रखंड में जाकर वहाँ ग्राम संगठन की दीदी और क्लस्टर दीदी होंगे, इंटरेक्शन करेंगे, स्टडी बनाएंगे या फिर 1-2 ब्लॉक मिला के बुलाएंगे ताकि अच्छे से इंटरेक्शन होगा, ताकि जागरूकता के कार्य में आप लोग। तो ये वाला काम करा दीजिए, उसके बाद 15 के बाद हम लोग। सनातन धर्म में वर्ष के 16 दिन पूर्वजों को समर्पित माने जाते हैं, जिन्हें पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष या महालया कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे कनागत भी कहते हैं।
क्योंकि इस समय सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। इस वर्ष पितृ पक्ष 7 सितंबर रविवार से शुरू होकर 21 सितंबर तक मनाया जाएगा। अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या होगी। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद पूर्णिमा से होता है। इस बार पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर को रहेगा, लेकिन इस दिन दोपहर 12:57 पर चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाने के कारण श्राद्ध क्रम दोपहर पूर्व ही करना आवश्यक है। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि पितृ श्रद्धा और जल के भूखे होते हैं, इसलिए निष्ठापूर्वक किया गया अर्पण वंशजों को सुख, समृद्धि और मंगल का आशीर्वाद दिलाता है। इन दिनों तामसिक आहार, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन, विवाद और क्रोध से बचना चाहिए। वहीं प्रतिदिन स्नान के बाद दक्षिण मुख होकर जल अर्पण करने की परंपरा बताई गई है। 11 सितंबर को सूर्योदय से दोपहर 12:45 तक चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होकर अगले दिन 12 सितंबर सुबह 9:58 पर रहेगी। शास्त्रीय नियम के अनुसार श्राद्ध केवल मध्याह्न काल में ही किया जाता है, इसलिए चतुर्थी और पंचमी दोनों श्राद्ध 11 सितंबर को ही संपन्न होंगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि पितृपक्ष के अवसर पर प्रतिदिन गांव के तालाब में सामूहिक रूप से तर्पण किया जाता है। श्रद्धालु अपने अपने पितरों के नाम गोत्र से जल अर्पण, पिंडदान और तर्पण करते हैं। वहीं गांव के रोशन मिश्रा ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी तालाब में आकर तर्पण किया। आज ऋषि तर्पण था, कल से पत्र तर्पण शुरू होगा। पितरों को जल देना हमारा कर्तव्य है, इससे आत्मा को सुकून मिलता है, लेकिन इस बार तालाब में गंदगी बहुत ज्यादा है और पानी भी कम है। प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसकी सफाई करवानी चाहिए। साथ ही घाट का निर्माण भी जरूरी है ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। ग्रामीण वरुण चौधरी ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि तालाब की हालत बहुत खराब है। 2 महीने बाद छठ पूजा आने वाली है, लेकिन अब तक घाट का निर्माण नहीं हुआ है। तालाब में पानी भी कम है और गंदगी भरी पड़ी है। 15 दिन तक लोग यही स्नान और तर्पण करेंगे। ऐसे में साफ सफाई और घाट की व्यवस्था जरूरी है। छठ से पहले घाट का निर्माण प्रशासन को कराना ही चाहिए। पितृपक्ष में पूर्वजों की स्मृति और उनके आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। श्रद्धालु पूरे समर्पण के साथ तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं, लेकिन तालाब की दुर्दशा और घाट निर्माण न होने से ग्रामीणों में रोष भी है। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि जल्द से जल्द साफ सफाई और घाट निर्माण का कार्य कराएं, ताकि उनको सुविधा हो और आगामी छठ पूजा भी सुचारू रूप से संपन्न हो सके। पोखर के हाल तो एहिमे जे छै जे पैर धोनाइ जे छै जे दुर्लभ भेल है। हाँ, पंचायत के मुखिया सरपंच के दिखाई नहीं दी छै। कम से कम साल में एक बेर जे छै जे एकरा साफ सफाई नहीं कर सकै छै कि फंड नहीं आबै छै। हाँ, फंड से खाली सब पाई जेबे में भरे ले तो नहीं छै मुखिया या सरपंच के। कम से कम फंड लगाई तर्पण के दिन छलै, पर्व के दिन छै, कम से कम साफ सफाई तो करवा सकै छलखिन, चूना मरवा सकै छलखिन कि नहीं मरवा सकै छलखिन। एते लोग मझौलिया पंचायत के लोग कहनाहर नहीं छै मुखिया सरपंच के, ते ना ई कोनो तरीका छै। घाट या कि नहीं? अरे घाट तो एको घाट है, पूरा तरफ तो जंगल जंगल छै। एबे तो सैठ के नहीं जे छै दुर्लभ हो जेते, लोग उतरते केना। नया में को घाट नहीं बनेलक? नया में किछो नहीं बनेलक। क्यों नहीं बनेलक? क्यों नहीं बनेलक? घाटे रहला त की बुझाया जे अहाँ सब के मजाक बुझे आदमी। हां, सब मजाक बुझैया। एई गांव के मजाक बुझैया। एई गांव में की नहीं, पंचायत के लोग जे छै जे मजाक बना के रख देलकै। त ई की देखै छियै पोखर में? की देखै छियै गंदा छै की? आई में कहलो तो पैर धोनाइ दुर्लभ छै, नहेते लोग के ना। झाड़ा फिरे वाला छै। की नाम भेला? झाड़ा फिर का हमरा अभिषेक कुमार चौधरी। ये तर्पण आप करके जा रहे हैं यहाँ से, तो क्या स्थिति है अभी तालाब का? तालाब का स्थिति सबसे खराब है इस इलाके में। सबसे नामी गांव था, उस हिसाब से आस पड़ोस के गांव में चारों तरफ घाट बन गया, सुंदरता हो गया, और इस गांव का सबसे बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है जो सरकार से एक परियोजना आया था, जो उस साइड में आप देखिए, कैमरा दिखाइए, जो पूरा रोड ढह रहा है, बाउंड्री वाल का काम आया था, वो भी रोकवा दिया गया। न कोई घाट ला पा रहा है, न कोई साफ सफाई कर पा रहा है, न कहीं कोई व्यवस्था है। सबसे नामी गांव था, यहाँ का विधायक मंत्री वगैरह इस बार मुखिया भी नहीं बना सका, और यहाँ बाउंड्री वाल रोकने के लिए सारे गांव आए, लेकिन कोई बेटा ऐसा नहीं हुआ इस गांव का जो लाके 50 फीट का भी घाट बना सके। परिस्थिति ऐसी है जो इस गंदगी में सब लोग तर्पण पूजन करने को विवश है। अभी तो छठ पूजा का समय है ना, 2 महीना है, 2 महीना में तो कम से कम 200 फीट का घाट बन जाएगा। हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों को मजाक समझ लिया गया है? मजाक बनाइए रहा है ना,
पूरी तरह से मजाक बना रखा है। कोई भी परियोजना आता है उसका विरोध करो, नया परियोजना कोई लाने में सक्षम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवम चौधरी। कहै चाहै छी कि जे पोखरि के एकदम पूरा जे छै से ध्वस्त छै, ने एगो घाट छै ने कुछ छै, पानी से ने माल के लेल पानी पियो के लायक है, आदमी नहेते के। एहि दुआरे एकरा जे है से जते जल्दी होय तते जल्दी एके पानी के व्यवस्था भ जाए, एकरा घाट ताट के व्यवस्था भ जाए, और विशेष के हाल में जतऽ से जेना है से कह दी। अहाँ जे समय में छलिए एतऽ आदमी महिला चाहे केओ आदमी शौच करै छलै आबि कऽ? एहि पर तऽ नहि करै छलै। ई तऽ बड़ा गंदा बात भेल ना। गंदा बात भेल। जई पोखरि में हम पूजा करै छी वएह में आदमी गंदा करै छै, शौच करै छै। शौच करै छै। हम तऽ कतेक महिला के देखलिए एहिमे शौच करै लए आयल छलै। हां, एहिमे करै लए आयल छलै, कर रहलै है। हां, लेकिन ई बहुत गंदा बात भेल। हां, जेकर कि एकर कोनो जवाबे नहीं छै। घाट नहीं छै आसपास में, एकटा घाट के लेल नहीं तर पानी भरि थाल में छै, भरि थाल पानी छै, ओहिमे पानी आ कादो दुनू छै, केना लोग स्नान करते? विधायक देख रहल हन एतऽ, ने प्रमुख देख रहल हन, ने मुखिया देख रहल हन। पोखरि के घाट ताट की भऽ गेल? चारो बगल पिपरौली में भऽ गेल, होरलपट्टी में भऽ गेल, सहरा में भऽ गेल, सौंसे जे अदद गाँव छलै सब में टोटल में भऽ गेल। लेकिन एहि मझौलिया में एगो पोखरि में घाट तक नहीं भेल। की नाम भेल? के नाम भेल शत्रुघ्न महतो। पोखरि के हाल तो बहुत नालों से ज्यादा बेकार है। मुखिया सरपंच जे फंड रहे से सब मर गए, की भऽ गेलै पता नहीं है। बदतर हाल ऐसे जाता तो मतलब नाला नहीं बुझू की कह चाहे छियै, की कहू, कहे के लफ्ज नहीं बुझा रहा है। तते जे मझुलिया अथी चला है, नामी गामी चला है, तो इससे ज्यादा सर्व की कह चाहे। की नाम है? प्रभु चौधरी। की कह चाहे छियै बाबा? आज से ऋषि तर्पण ये सब शुरू हो गया है। आज हम लोग पोखर में स्नान करते हैं, वहीं पर पितृ तर्पण करते हैं, ऋषि तर्पण करेंगे। मझौलिया ग्राम पंचायत वासी, मझौलिया ग्राम के जितने जनता है तो सब पोखरी में आके एक बार में भी 10-20 आदमी स्नान करके पितृ तर्पण करता है। इसके लिए पूरे गांव वासी को सौ धन्यवाद। अच्छा, ये बताएं कि तालाब का हाल ऐसा क्यों है, गंदगी? ये मेरे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि लोग का कृपा नहीं हुआ है, और वो नहीं देखने वाला है, इसलिए जो दूसरे गांव का। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम है सच्चिदानंद झा, उर्फ गोरकुंड बाबा, ग्राम पंचायत राज मझौलिया भूतपूर्व। अहीं के हम कहब ना, हम मल्लाह के कहै ला नहीं कहै छी, जेकर जिम्मेदारी छै ओकरा तो कहबै ना। बाबा, आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोर शोर से जारी है। इसी क्रम में सोमवार को दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में मतदान कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में उपस्थित सेक्टर पदाधिकारी और मतदान कर्मियों को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के संचालन की बारीकियों से अवगत कराया गया। निर्वाचन विभाग के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने विस्तार से बताया कि मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया शुरू करने से पहले किस तरह से मॉक पोल किया जाता है, जिससे मशीनों की कार्यप्रणाली की शुद्धता की पुष्टि हो सके। मतदान कर्मियों को यह भी बताया गया कि ईवीएम का सही ढंग से कनेक्शन किस प्रकार स्थापित किया जाए और बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को किस क्रम में जोड़ा जाता है। साथ ही मतदान कक्ष में आने वाले मतदाताओं के प्रवेश और व्यवस्था के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण के दौरान यह विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि मतदान कर्मी पूरी निष्पक्षता और सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं और मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। प्रशिक्षकों ने मतदान के दिन की परिस्थितियों का वास्तविक रूप से अभ्यास कराते हुए मतदान कर्मियों को हर बिंदु पर प्रशिक्षित किया। इसमें मतदाताओं को कतारबद्ध करना, उनकी पहचान सुनिश्चित करना, दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं को प्राथमिकता देना और मतदाता पर्ची के आधार पर सत्यापन करने जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल थी। प्रशिक्षण में यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी तरह की तकनीकी समस्या आने पर सेक्टर पदाधिकारी और मास्टर ट्रेनर की मदद ली जा सकती है। प्रशिक्षण सत्र के दौरान मतदान कर्मियों से प्रश्नोत्तर कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।
निर्वाचन पदाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है कि विधानसभा चुनाव लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें सभी मतदान कर्मियों की भूमिका अहम होती है। उन्होंने उपस्थित कर्मियों से अपेक्षा जताई कि वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन के साथ चुनावी दायित्व का निर्वहन करेंगे ताकि जिले में शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके। दरभंगा समाहरणालय के अम्बेडकर सभागार से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। वो भी ईवीएम से होते थे, लेकिन वो M2 मशीन था। अभी जो हाल ही में चुनाव के माध्यम से होता है, तो पंचायत उपचुनाव का जिक्र हमने इसीलिए ईवीएम यूज होता था, वो ये वाला ईवीएम नहीं था। उसमें भी उसी को संवैधानिक रूप से मान्यता दी। क्लियर है? यानी कि आपका जो वोटिंग ईवीएम से हो रहा है, तो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट ही मूल यूनिट है। ये बाहरी यूनिट है, वीवीपैट, जो केवल वोट वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो वोट वेरिफिकेशन के लिए जब यूज होता है, उसमें तो केवल पर्ची गिनना होता है ना। आपका पहले क्या होता था, एक तरफ बैलेट यूनिट और दूसरी तरफ कंट्रोल यूनिट, बीच में तो कुछ नहीं था कुछ। पहले से वोटिंग कराए कि नहीं कराए? कराए हैं। तो पहले बीयू और सीयू के अलावा बीच में कोई दूसरा बाहरी यूनिट नहीं, ठीक है। और इस यूनिट को हम लोग वेरिफिकेशन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ, उस आदेश के आलोक में इस यूनिट को इस्तेमाल किया गया। 2012 के लगभग में वीवीपैट का स्टार्ट हुआ, ठीक है। मूल रूप से जो यूनिट है ईवीएम, जिसको ईवीएम कहा जाता है, ईवीएम में केवल बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। एक यूनिट ईवीएम मशीन आपके वीवीपैट को बदलने से दोनों के पोलिंग प्रोसेस में कोई अंतर नहीं आता। क्लियर है? ये भी एक बात है। कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट को जो संदेश का प्रसारण होता है, तो भाया मीडिया केवल आपको वीवीपैट के माध्यम से, लेकिन मूल रूप से क्या है, उसका जो डिकोडिंग होता है, वहां से जो मैसेज आता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, वो बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट में आता है। जब कनेक्शन कर लेते हैं तो ऑन करने के लिए गैस के नॉब की तरह का काला रंग का स्विच पीछे दिया गया है। उसको जैसे हम गैस को ऑन करते हैं, वर्टिकल करते हैं, वैसे ऑन कर लेते हैं। और जब ट्रांसपोर्टेशन मोड में या ऑफ करने की स्थिति आती है, तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं, वैसी स्थिति में उसको हॉरिजेंटल कर देते हैं। सीयू को ऑन ऑफ कैसे करते हैं, और उसके बाद आपने यह भी समझा कि बीयू को हम जोड़ते हैं किससे, वीवीपैट से, और वीवीपैट के वायर को जोड़ते हैं कंट्रोल यूनिट से। आपने यह भी जाना कि वोटिंग कंपार्टमेंट में एक मिनट थोड़ा सा बटन है जिसको दबाकर तीसरी दबाता है हर बार, तो हर बार मतदाता डालने जाता है। हमने कहा कि बैठने की व्यवस्था किस प्रकार कहाँ रखना है, दीवार की तरफ रखना है, गोपनीयता भंग हो जाए, तो ये सब आपको हमने बताया। साथ ही हमने बताया कि वीवीपैट में कहाँ वायर लगता है, तो आपने समझ लिया वीवीपैट और बीयू वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेगा, और ये रहेगा किसके पास। उस दरवाजे से मतदाता अंदर आया तो सबसे पहले उसको P1 मिल जाए, जो मतदाता सूची के चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है और पुरुष और महिला मतदाता की पहचान सुनिश्चित करता है ईपी कार्ड और वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर। आप जान ही रहे होंगे, जनरल ट्रेनिंग में ये सब और विस्तार से बताया जाएगा। उसके बाद मतदाता आगे बढ़े तो उसको P2 मिल जाए। कल्पना करिए उसी तरह से जैसे ये लगा हुआ है बेंच टेबल, उसी तरह से P1 मिल जाए। उसके बाद उसको P1 के बाद P2 मिलेगा, जो 17 रजिस्टर, जिसको मतदाता रजिस्टर कहा जाता है, उसका वो प्रभारी होता है। उसके कॉलम को वह भरता है, जिसमें क्रम संख्या, मतदाता सूची में मतदाता का क्रम संख्या, दस्तावेज का ब्यौरा आदि, और मतदाता का अंगूठा या हस्ताक्षर का निशान लेता है, और साथ ही एक पर्ची भर करके देता है। ये तो जनरल ट्रेनिंग में उन लोगों को बताया ही जाएगा। और अमिट स्याही लगाने का काम भी P2 का ही है। ये और बात है कि P2 का काम ज्यादा होता है, तो यह काम P3 को ट्रांसफर कर दिया जाता है और P3 लगा भी देता है। लेकिन P3 अगर अड़ जाए कि हमारा काम नहीं है अमिट स्याही लगाना, तो P2 ही लगाएगा। ये आपसी तालमेल की बात है। तो P1 बैठा हुआ मिल जाए, P2 बैठा हुआ मिल जाए, उसके बाद P3 मिल जाए। कल्पना कीजिए कि P1 मिला, P2 मिला, उसके बाद P3, इस कोने में P3 बैठा हुआ हो, और ये जो वोटिंग कंपार्टमेंट है वह क्या हो, जैसे उस दीवार के समानांतर हो, और इस प्रकार से वोटिंग कंपार्टमेंट बनाया जाए। थोड़ा इस पर ध्यान रखना है, आपको देखना है।
कि वोटिंग कंपार्टमेंट के पास खिड़की और दरवाजे न हो। कल्पना कीजिए वो दीवार जहां है वहां वोटिंग कंपार्टमेंट बना दिया जाए और वोटिंग कंपार्टमेंट जो तीनों तरफ से घेरा हुआ रहता है और एक तरफ से खुला हुआ रहता है, जो खुला हुआ जो उसका फेस है वह दीवार की तरह है। तो इस प्रकार से कैमरा को लगाया जाए जो मतदान करता हुआ मतदाता का चेहरा सामने से आवे। जैसे मतदाता अगर उधर, जैसे हम इधर घूमकर वोट डाल रहे हैं तो वहां सीसीटीवी लगा हुआ हो ताकि मतदाता का चेहरा आवे, उसके मत की गोपनीयता भंग नहीं हो। और एक सीसीटीवी इस तरह से लगा हुआ हो ताकि P1, P2, P3 उस पर उसमें दिख जाए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको सर ने कहा कि इसको बड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। तो मशीन आदि की जानकारी और आपके कार्य दायित्वों के पहले ये बताने को कहा गया था। इसको ध्यान में रखें, जो बैठने की जो व्यवस्था है, हाँ, और पोलिंग एजेंट कहाँ बैठेंगे, तो पोलिंग एजेंट जहां तहां जो बैठ जाते हैं, कमरे के बाहर बैठ जाते हैं, तो ये बैठने की व्यवस्था नहीं सही है। तो वो कैसे बैठेंगे, तो जैसे कल्पना कीजिए इस कतार में P1, P2, P3 बैठे हुए हैं, तो एक और पीछे कतार बनाया जाए। और उस कमरे में सारा सेटिंग होगा या नहीं ये तो बात की बात है। तो पीछे कतार बनाना होगा, उस P1, P2 के पीछे बैठेगा पोलिंग एजेंट, ताकि जैसे मतदाता आएगा तो पोलिंग एजेंट भी उसको देखता रहे, चिन्हित करता रहे। ऑब्जेक्शन करने की स्थिति अगर आती है तो पोलिंग एजेंट भी उस मतदाता को देखे। तो पोलिंग एजेंट बैठेगा P1, P2, P3 के पीछे। वोटिंग कंपार्टमेंट होगा दीवार के पास, एक ही कमरे में 2 दरवाजे होंगे, तो मतदाता घुसेगा, सारी प्रक्रिया को करता हुआ दूसरे दरवाजे से निकल जाएगा। अगर 2 दरवाजे नहीं है तो बीच में एक रस्सी बांध दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था करने को सरकार कहती है कि एक ही अगर दरवाजा है तो एक ही गेट से अगर घुसा तो वो नहीं होगी, 2 गेट वाली व्यवस्था नहीं होगी, तो बीच में रस्सी बांध कर इस तरह से व्यवस्था की जाएगी। और ध्यान देंगे इस तरह से बांट दिया जाएगा ताकि एक तरफ से मतदाता आएगा और वोटिंग करते हुए दूसरी रस्सी के दूसरे किनारे से वो निकल के चला जाएगा। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, जनरल ट्रेनिंग में कई बार और बताया जाएगा। आपको इसीलिए कहा गया है शुरुआत में बता देने के लिए कि अपने बूथ पर इस तरह की व्यवस्था कायम हो, इसका आप ध्यान रखेंगे। दूसरा ये है कि इस बार चूंकि चुनाव आयोग कह रहे हैं सर लोग की बड़ा सख्त है, बिहार का ही चुनाव है, बिहार के चुनाव के साथ किसी अन्य राज्य का चुनाव भी नहीं है, तो सारा ध्यान यही केंद्रित है। तो छोटी छोटी बातों को और एक जो गलतियां देखी गई है, जैसा कि बताया जा रहा था कि ये जो वीवीपैट है, अभी हम अलग अलग बताएंगे सारे मशीनों के बारे में। इस वीवीपैट के में ड्रॉप बॉक्स है, आप देख पा रहे होंगे वीवीपैट के बगल में एक ड्रॉप बॉक्स है, ढक्कन खोलेंगे जिसमें की पर्चियां कट कर गिरती। तो आपके अंदर जो 10-12 बूथ हैं, जैसा कि सर बता रहे थे कि बहुत सारे बूथों पर इस तरह की गलतियां हो गई थी, तो वो जो ड्रॉप बॉक्स के अंदर पर्चियां कट के गिरती है, तो उस पर्ची को मॉक पोल के दौरान जो पर्चियां कट कर गिरती है, एक्चुअल पोल की पर्चियों को तो हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि सील कर देते हैं, लेकिन मॉक पोल के दौरान तो सारे रिजल्ट को भी हम देखते हैं, उन पर्चियों को भी निकालना होता है। उन पर्चियों के निकालने का प्रावधान है, उस पर्ची को निकालकर एक ब्लैक लिफाफे में सील करना होता है और उस ब्लैक लिफाफे को एक दिए गए प्लास्टिक के डब्बे में सील करके ऊपर से पिंक पेपर सील लगाना होता है। ये प्रक्रिया निश्चित रूप से पूरी हो, अन्यथा कार्रवाई होगी। सर ने कहा है पीठासीन पर भी और P1 पर भी और संबंधित जो सेक्टर है। तो ये 10-12 बूथ जो आपके अंदर हैं, उस 12 बूथ को पहले से बताते रहें, ये निश्चित। रविवार की रात आसमान पर एक अद्भुत खगोलीय घटना घटी जब पूर्ण चंद्र ग्रहण ने पूरे भारतवर्ष के साथ साथ दरभंगा को भी अपनी लालिमा से नहला दिया। यह चंद्र ग्रहण वर्ष 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण था और वैज्ञानिक दृष्टि से यह इसलिए आखिरी कहलाया क्योंकि पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की स्थिति ऐसी दोबारा इस साल में नहीं बन पाएगी। दरअसल ग्रहण तभी संभव होता है जब चंद्रमा पूर्णिमा पर पृथ्वी की छाया से होकर गुजरे और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा लगभग एक सीधी रेखा में हो। खगोलविदों के अनुसार 2025 में 2 पूर्ण चंद्र ग्रहण ही निर्धारित थे और यह दूसरा था और अंतिम था। अगला चंद्र ग्रहण अब मार्च 2026 में होगा। भारत के हर हिस्से में यह दृश्य स्पष्ट रूप से देखा गया। दरभंगा के लोगों ने लालिमा लिए चांद को देखा और खगोल प्रेमियों ने इसे कैमरे में भी कैद किया। कुल मिलाकर पूर्ण ग्रहण लगभग 82 मिनट तक चला और पूर्ण घटनाक्रम तकरीबन 5 घंटे से अधिक रहा। यह ग्रहण एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में साफ साफ देखा गया, जबकि उत्तरी व दक्षिण अमेरिका के लोग इसे नहीं देख पाए क्योंकि उस समय उनके क्षितिज पर चांद मौजूद नहीं था।
दरभंगा सहित पूरे भारत में इस खगोलीय घटना का साक्षी बना यह चंद्रग्रहण न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा बल्कि वैज्ञानिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी रोमांचक अनुभव रहा। वर्ष 2025 का यह अंतिम चंद्रग्रहण लोगों की स्मृतियों में लंबे समय तक बना रहेगा और अब सभी की निगाहें मार्च 2026 के अगले पूर्ण चंद्रग्रहण पर टिकी है। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। सोमवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा LNMU परिसर में छात्र छात्राओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्नातक पास छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 की प्रोत्साहन राशि दिए जाने की प्रक्रिया को लेकर हजारों की संख्या में फॉर्म जमा करने पहुंचे। अचानक बढ़ी भीड़ के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को काफी कठिनाई हुई और कई छात्राओं को धूप में लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ा। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी स्वयं निरीक्षण के लिए कैंपस पहुंचे। उन्होंने परीक्षा विभाग और अन्य कार्यालयों का जायजा लिया और अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। कुलपति ने स्पष्ट दिशा निर्देश उपलब्ध कराने का आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान कुलपति ने कई छात्राओं से बातचीत की। छात्राओं ने कतार में लगी परेशानी और सूचना की कमी की बात रखी। इस पर कुलपति ने आश्वासन दिया कि किसी भी पात्र छात्रा को योजना से वंचित नहीं किया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। कुलपति ने कहा कि कन्या उत्थान योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सभी योग्य छात्राओं को इसका लाभ समय पर मिलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन इस दिशा में हर संभव कदम उठाएगा। कन्या उत्थान योजना के प्रति छात्राओं का उत्साह ही सोमवार को LNMU में उमड़ी भीड़ से साफ झलक रहा था। कुलपति के निरीक्षण और निर्देशों से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आवेदन प्रक्रिया अधिक सुचारू और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेगी। तमाम बातों के संबंध में हमारे BTN न्यूज के संवाददाता ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, उनकी तमाम बातों को हम सुना रहे हैं। वहीं कई स्टूडेंट से भी हमने बात की, उनकी भी बातों को हम सुना रहे हैं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। क्या पढ़ाओ नहीं आता साइकिल अरे सही बात है। कौन मीडिया है सर? पूछिए था कौन मीडिया है? कौन मीडिया है पूछिए। कहाँ से है सब पूछ लीजिए। ऑनलाइन है, पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए कौन लोग हैं। मुझे कौन लोग हैं ये लोग? ऐसे कर लेगा मोबाइल। बस डिलीट करो। हमारे में कब जो गलत होगा हम करेंगे, बदमाशी करेंगे तो बुलाएंगे। दोनों में क्या खराब कौन बोला तुमको 11 सर्टिफिकेट के लिए तो ऑनलाइन हो गया है। फिर जब ये ऑनलाइन हो गया है तो तुमको आने की जरूरत क्या है? अरे फिर तुम अपने बारे में सोचो। जब ऑनलाइन सर्टिफिकेट का हो गया तो तुम आए क्यों? सर यहाँ पर फिर वही वाली बात। जब आप जाइए नेट से देखिए और अप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करें, पोर्टल खुली नहीं। कहाँ अप्लाई करवा रहे हैं? ऑनलाइन करवाइए।
हल्ला में थोड़ा बयान लोगों को हाथ में नीचे रखो, लोगों नीचे रखो, लोग जब ऑनलाइन हो गया सर, सर कैसे भीड़ बढ़ गई? भीड़ कन्या उत्थान के लिए अचानक भीड़ बढ़ी है, बाकी चीज के लिए हम लोग का ऑनलाइन है। स्टूडेंट ऑनलाइन पे ज्यादा भरोसा नहीं रख के ऑफलाइन में दौड़े आ रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड मोड हम लोग 20 तारीख तक रखे हैं, तो इसी का लिए भीड़ नजर आ रहा है। 20 तारीख के बाद नजर सर एक बड़ी समस्या यहाँ ये है कि जो छात्र यहाँ पर आते हैं वेरिफिकेशन के लिए उन्हें मोहर मार दिया जाता है, आज ही का डेट दिया जाता है। अब छात्रों में ये समस्या हो जाती है, अगर आज फॉर्म जमा नहीं करेंगे तो कल मेरा अनवैलिड हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा हम पता करते हैं, ऐसा पता करते हैं। 23-25 का है ना, आज जा रहा है नहीं वो वही विद्यार्थी इसका वेरिफिकेशन कर। सर लेकिन कंट्रोलर साहब कहते हैं कि हम ऑथराइज नहीं है किसी चीज को जानकारी देने के लिए। सर्टिफिकेट आज आ गया है रात सर, आज से नोटिस भी अभी हम कर दिए हैं, सभी प्रिंसिपल ले जाएंगे जीडी कॉलेज। कल तक पीजी 23-25 का सब जा रहा है, वहाँ ले जाए, अभी आ जाए तभी सर स्टेट 4 को लेके स्टेट 4 का अचानक जो भीड़ दिखी जा रही है, सर पूरा क्या है ये? सिर्फ मसला है कन्या उत्थान को लेकर, अचानक है तो भीड़ होगा। इसके लिए हम लोग 7 काउंटर खोल दिए हैं, है ना। सबका आवेदन लिया जा रहा है, 4 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उसको लोड करते जा। जहाँ तक क्या कहते 23-25 का सेशन का पीजी का है, मार्क्स आ गया है, आज नोटिस हो गई है प्रिंसिपल को, सभी अपना अपना ले जाएंगे और वो लोग जो स्टेट वाला है आराम से भर लेंगे। आज से कल तक में प्रिंसिपल की जवाबदेही अपना सर्टिफिकेट आज से कल से वितरण हो जाएगा, है ना। उसमें मार्क्स और प्रोविजनल हम दोनों एक ही साथ दे रहे हैं। सर कुलपति ने भी भीड़ को देखते हुए आज परीक्षा भवन और परीक्षा परिसर का भ्रमण किया है, उन्होंने भ्रमण किया है, क्या कहें? इसलिए भ्रमण किया, वो बीच बीच में आते हैं, देखते हैं, हम लोग को गाइडलाइन देते हैं और खुद आके अपनी ना छात्रों के बीच अपना समस्याओं को सुनते हैं, हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हीं के निर्देशानुसार हम लोग सभी काम करते हैं। सर एक सवाल, ऑनलाइन ऑफलाइन वाला क्या? हाँ, ऑनलाइन वाला मामला माइग्रेशन और प्रोविजनल शुरू हो गया है, लेकिन बच्चे से अभी भी ऑफलाइन आके कर लेते हैं, लेकिन 20 तारीख के बाद एक भी ऑफलाइन का 20 सितंबर के बाद। जी सर, जी। सर एक अंतिम सवाल है कि जो छात्र आते हैं फॉर्म लेके, उनमें डेट दिया जाता है और कहा जाता है कि आज ही चालान कटावें। कुलपति से भी हमने ये सवाल किया, सर वो क्या कुछ आप? ये ओरिजिनल डेली का मामला, ये फाइल भरती है आगे कुलपति महोदय तक, इसका वेरिफिकेशन होता है, TR से होता है, समय लगता है। 1 सप्ताह के अंदर हम लोग कोई भी आवेदन देते हैं, हम लोग पूरा सर्टिफिकेट। चालान जमा करने के बाद जो है क्या चालान इशू डेट से 1 सप्ताह के अंदर में क्या वो चालान जमा करा सकते हैं जाके? हाँ, कहीं नहीं कराएंगे, 1 सप्ताह है, 1 सप्ताह में उनको एकदम मिल जाएगा, हर हालत में मिल जाएगा चालान। जैसे आज काटे ना सर, एक भीड़ को देखते हुए कुलपति ने भी कहा है सर, उसमें कुछ परिवर्तन की बात उन्होंने कही है, सर क्या है? हाँ, परिवर्तन की बात ये है कि स्टूडेंट चालान कटा के और 1 सप्ताह के अंदर वो कभी भी अपना वहाँ जाके अपना काम कर सकते हैं, कभी भी। हाँ जी, 1 सप्ताह का समय दिया, चालान जमा करा सकते हैं। कन्या उत्थान वाला 5 बार फॉर्म जमा कर चुके हैं, आप 15 बार आ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, ये कोई है कंट्रोल रूम का? सर 1-2 आदमी सर ये देख ले आपको मैडम सर को अच्छा हो जाएगा। ये कंट्रोलर साहब 7 काउंटर हमको आदेश दिए, जरूर खुला होगा, दिल्ली जाके अगर नहीं होगा 7 अगर नहीं होगा तो हम फिर आएंगे, इसीलिए हम आज पहले आए हैं दोपहर में। बढ़िया से सर
भाई तू कहाँ बना रहा है? नहीं बना सकते हैं। तू कैसे बनाया?